दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से 6 सेट तैयार किया हूं और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 6 सेट को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। कितना ऐसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर जल्दी से हमारे सेट 3 भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेंगे। और क्लास जो आज होगी ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। और मेरे दोस्तों बाकी जो भी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आपका होने वाला है यानी 4 अक्टूबर से, साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लासेस दिए जा रही है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं डाउनलोड कीजिए। डालने के बाद मेरे दोस्तों जो भी है आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आप चाहते हैं कि सर हम आर्ट्स का ज्वाइन करना है तो आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 399 रुपए में पूरा सब्जेक्ट का बेहतर तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आती है सर, सबसे पहले आते हैं सर चक्री प्रवाह क्या है। एक टर्म कंडीशन आती है सर प्रवाह क्या है। मेरे दोस्तों अक्सर हम लोग नदी में बहते हुए पानी को देखे हैं तो एक तरह का क्या है, ये प्रवाह है। क्या है? एक तरह का क्या है भाई, प्रवाह है। चिमनियों से धुआं को निकलते हुए देखें, एक तरह का क्या भाई, प्रवाह है। मतलब ये हमेशा चलती रहेगी, ये रुकने वाले में से नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया है कि चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो वास्तविक प्रवाह जो रियलिटी होती है वो भी शामिल होगा, उसके बाद मौद्रिक प्रवाह जो इमेजिनरी होती है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है ना, घबराना नहीं है थोड़ा सा भी। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है। अब खुद सोचिए मेरे दोस्त, स्टॉक किसे कहेंगे। हम लोग बोलते हैं ना मेरे दुकान पे इतना माल स्टॉक में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टॉक। जो हम लोग इमरजेंसी टाइम के लिए या हम अपने अच्छा लाभ कमाने की उपेक्षा के लिए हम अपने स्टोर में, अपने दुकान में स्टोर बनाकर रखते हैं और सामान को वहां पे बंद करके रखते हैं, उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेर सर, नहीं हो, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा का परिमाण, बिल्कुल हम लोग मुद्रा को भी स्टॉक बनाकर रखते हैं, बैंक में नहीं रखते हैं। हाँ जी आपसे बात कर रहा हूं, बैंक में नहीं रखते हैं, पैसा को रखते हैं ना, वो भी स्टॉक है। धन पैसा जो घर में बक्सा में बंद करके रखते हैं ना, बक्सा में, वो भी धन, याद रखिएगा वो भी मेरा क्या है भाई, वो भी स्टॉक है। गोदाम में रखे गेहूं का मात्रा, ये भी क्या है, स्टॉक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जैसा फील हो, अच्छा बुरा भला जो ऐसा भी आपको लगे मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। प्रवाह के में कौन शामिल होती है, तो बताएंगे सर उपभोग। हम लोग उपभोग हो गया भाई, जब कोई सामान को हम लोग खरीद के लाते हैं, मेरे बात को समझिएगा, जब हम लोग कोई सामान को खरीद के लाते हैं हम लोग उपभोग, खा गए उस सामान को या यूज कर लिए, उपभोक्ता हो गया, ठीक है ना। तो उपभोग होगी। निवेश, कोई भी फैक्ट्री हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फैक्ट्री जब हम लोग ओपन करते हैं इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्ट हमारा जारी रहती है, तो बोल सकते हैं ये भी हो जाएगा आय, हमारा इनकम। जब हम कहीं भी सैलरी हमें मिलती है, जैसे मान के चले मेरे दोस्तों मुझे रेलवे में जॉब मिल गई तो मुझे सैलरी मिल गई है, ये हमेशा मिलते रहेगी ना, हमेशा मुझे मिलते रहेगी ना, इसी को प्रवाह कहते हैं जो रुकता नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है। आपको बताना है कि वास्तविक प्रवाह में कौन शामिल होती है। वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह। सेवा बहुत तरह का हो सकता है मेरे दोस्तों। सेवा का मतलब ये नहीं सिर्फ कि माँ बाप का खिदमत करना होता है, बल्कि सेवा का मतलब ये भी होती है कि जैसे आज हम नेट के माध्यम से आपके पास तक पहुंच पाए हैं और आप भी नेट के माध्यम से हमसे जुड़ पाए हैं, तो इसी तरह से एक तरह का क्या है भाई, सेवा है जो हमें दे रही है, कौन, इंटरनेट दे रही है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी हमारा, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है। जो परिवार होती है मेरे भाई, फर्मों को क्या कौन सी सेवाएं प्रदान करती है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम ज्यादा टफ होने वाला नहीं है। ओमर सीट में एग्जाम होगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे दोस्त इसी के साथ फाइनल एग्जाम में भी जुड़े रहना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 3 क्षेत्रीय मॉडल निम्नलिखित में से शामिल है।
तो तीन गो क्षेत्र कौन कौन शामिल है भाई? पहले फैमिली, परिवार, फॉर्म और सरकार, तीनों शामिल होती है मेरे दोस्तों कौन? क्षेत्रीय मॉडल में। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद कर रहे हमारे दादा हमारे दीदी तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। तोहनी से अगला क्वेश्चन कहल गलो चार मॉडल। अगर तोहनी से पूछल जीतो ना दादा कि तीन मॉडल ककरा कहल जाए, तब बताबे परिवार लागे एगो, एगो फार्म लागे और एगो सरकार लागे, अगर कहल जाए तीन मॉडल। ठीक हो, अगर तोहनी से पूछल जीतो कि चार मॉडल हमने बताई, तो चार गो मॉडल बताबे, एक परिवार, एक फार्म, एक सरकार, ये तीनों हमारे मिला के भेले तीन गो फॉर्म। अगर हम एक एक्स्ट्रा में जोड़ देवे विदेशी क्षेत्र, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन रहते? ऑप्शन नंबर सी हमार सही उत्तर भाई जीते। बस याद रखबी, अगर परिवार, फॉर्म और सरकार रहते तो अगर हमारा बताए कि तीन क्षेत्रीय मॉडल। अगर परिवार, फॉर्म और सरकार के साथ साथ अगर हमने जोड़ देवे ना विदेशी क्षेत्र, तो अगर कहल जाए कि दादा, हाँ अगर कहल जाए क्षेत्रीय मॉडल, की कहल जाए दादा? क्षेत्रीय मॉडल। हम आशा करो हो रे भाई हमर कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। यह क्वेश्चन यकीन नहीं मानोगे तो मेरे दोस्तों पेपर उठाकर देखेंगे 2023 का, क्या वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। एक बार आप लोग यकीन नहीं मानेंगे तो उठा करके देखेंगे पेपर, है ना भाई। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्नलिखित शर्त रखती है भाई। कौन कौन सा शर्त? तो बताएंगे कंजप्शन, इनकम, गवर्नमेंट और एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब बोलते हैं विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। क्या हो जाएगी मेरे भाई? विदेशी क्षेत्र। अभी मैंने जस्ट बताया, सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब इनकम, जी मतलब गवर्नमेंट, सरकार और एक्स माइनस एम तो बोल सकते हैं सर हमारे विदेशी क्षेत्र। इसी को हम लोग चार मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार मॉडल बोलते हैं ना। और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माँ बाप मेरे दोस्तों उपेक्षा करके रखिए कि इस बार हमारा बेटा अच्छा खासा मार्क्स लाएगी इसका, और हमारा गांव पे सबसे ऊंचा असर हमारा होगा। अगर आप चाहते हैं ना मेरे शेर शेरनियों, मेहनत पे लग जाइए। 90 दिन का समय है, 3 महीना मान के चलिए आपका फाइनल एग्जाम बचा हुआ है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है ना भाई। चलिए सर, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। देखिए मेरे भाई, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के साथ साथ मेरे दोस्तों तीन क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र तो आपका बहुत कम ही पूछा जाता है। तीन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होता है? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुचरण हो गया, खनन हो गया, मछली पालन हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं सर प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है भाई। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया, प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन शामिल है? बोल सकते हैं कृषि हो गए, खुदरा व्यापार मतलब छोटे छोटे दुकान बनाए, उसको खरीद के 5 रुपए में लाते हैं, 5.5 रुपए या 6 रुपए में बेचते, खुदरा व्यापार हो गया। लघु उद्योग, छोटा छोटा उद्योग। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल होती है? तो तृतीय क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाएगा ना मेरे भाई, देखिए पशुपालन ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, प्रथम क्रियाकलाप। खनन करना ये भी प्रथम क्रियाकलाप हो गया, आई एम रियल सॉरी, प्रथम क्रियाकलाप हो गई भाई। निर्माण करना ये द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होती है, लेकिन संचार करना ये तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होती है। और हमसे तृतीय क्रियाकलाप ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर, अरे बोलिए ना भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये तो सेट 2 दे रहा हूं, इस तरह से 6 सेट तैयार किया हूं, एग्जाम हॉल घुसने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है? आपको बताना है कौन सा प्रवाह नहीं है। तो पूंजी, आय है, निवेश है, मूल्यह्रास है, लेकिन पूंजी क्या है भाई? नहीं है। पूंजी अगर मेरे पास अभी 10,000 है तो 10,000 स्टॉक में रहेगी भाई। ठीक है, इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं एक प्रकार का। द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल होती है? मैं तृतीय क्षेत्र में अभी जस्ट बताया हूं कौन शामिल होती है, संचार। कौन सा? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में क्या बताएं? कृषि हो गया, उसके बाद हमारे छोटे छोटे उद्योग हो गई, उसके बाद मछली पालन, पशुपालन हो गई, पशुचरण हो गया। तृतीय क्षेत्र के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, तो बताएंगे मेरे दोस्त विनियोग। समझ में आ रहा है? विनियोग किसमें शामिल होती है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करते हैं मेरे शेर शेरनियों, तो हमें पता चलता है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है। एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र शामिल होती है, द्वितीय क्षेत्र शामिल होती है, तृतीय क्षेत्र शामिल होती है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारी क्या हो जाएगी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। क्या सत्य है? आपको बताना है, चारों स्टेटमेंट दिया गया है। इन चारों स्टेटमेंट में याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये वीकली टेस्ट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर वीकली टेस्ट 2023 का पेपर है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए, तो बोल सकते हैं सर एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस खिसावट। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, खिसावट व्यय इसमें किसमें शामिल रहता है? तो बताएंगे सर NNPMP। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डबल एन डबल पी जहां पे लगा रहे समझ जाना चाहिए कि घिसावट व्यय है। बाकी जिसने भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा चुका हूं। जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, तो जल्दी से मिसाइल क्लास के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और कम से कम पैसा में सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास का, वो भी कम से कम पैसा में सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना है। और इस बार तो मेरे दोस्तों जंग लड़ना है मेरे दोस्त, 90 दिन का जंग लड़ा जाएगा और इसी 90 दिन में पूरे साल भर की पढ़ाई को रगड़ के तैयारी करवाऊंगा मैं। तो लेट किस बात की, जाए और ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में स्क्रॉल हो रहे इस नंबर पे जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे टीम आपको वेट कर रही है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है भाई? नेशनल इनकम। क्या भाई? नेशनल इनकम। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसको कहा जाता है NI, नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसको किसको शामिल किया जाता है ये देखना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम पे पहला लगान, मजदूर, वेतन, ब्याज और लाभ सभी को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो अस्थायी पूंजी के उपभोग को, जैसे मान के चलिए मेरे दोस्तों मेरे पास अभी 10,000 रुपया पैसा है। कितना भाई? याद रखिएगा, मेरे पास 10,000 रुपया का पैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी पूंजी। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई अस्थायी पूंजी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अस्थायी पूंजी। ओके सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो अस्थायी पूंजी जो हमारा है, ठीक है, उसको अगर हम लोग उपभोग करते हैं, अगर मान के चलिए मैं घर में काम नहीं कर रहा हूं और मैं बैठा हुआ हूं, निकम्मे की तरह बैठा हुआ हूं, तो मेरा 10,000 पैसा दिखेगा, एक महीना के बाद आ जाएगा 5,000 6,000 रुपए में आएगा या नहीं? तो ये एक प्रकार का क्या हो रही भाई, मेरा पैसा में कमी आ रही है, हास्य हो रही है। तो बोल सकते थे मूल्य में हास्य। पहले 10,000 थी, हास्य का मतलब कमी होता है भाई, हास्य का मतलब क्या होती है? कमी होता है। ठीक है, मेरे मूल्य में क्या होगी भाई? कमी हो गई है ना। चलिए सर, मुझे पा रहा है मेरे भाई। 21 निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से आपको बताना कौन सही है। तो परियोजन आय के इक्वल होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष टैक्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और सेट 3 के लिए कितने स्टूडेंट्स तैयार है एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, सिर्फ हंसने से नहीं चलेगा। हाँ, आपको मैं बोल रहा हूं, यदि किसी देश की विदेशी से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगी? सकल घरेलू उत्पादन ज्यादा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन से। सबसे मेन कंडीशन आती है सकल उत्पादन और सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन चाहते हैं मेरे दोस्तों तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वहां पे बहुत ही बेहतर तरीके से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारा 23 पूछा गया है कि बताइए कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो कुल घरेलू आय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कुल घरेलू आय। किसको? एक वर्ष मतलब 365 दिन के अंदर में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? घरेलू आय। और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बात है, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु कहते हैं मेरे दोस्तों आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो हम सामान को खरीद के लाए, अगर हमारी आवश्यकता में संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो एक तरह का ये अंतिम वस्तु कहलाती है। दूसरा, फॉर्म में निवेश के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? कौन राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, कौन नेशनल इनकम को, कौन NI नेशनल इनकम को इफेक्ट पहुंचाती है? तो कोई नहीं भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? इतना मजेदार है भाई। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि दोहरी गणना किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा आते से दोहरी गणना किसे कहते हैं सुनिएगा। मैं दुकान गया हूं भाई और मैंने खरीदा चीनी, मैंने खरीदा चीनी कितना? 50 रुपए केजी। मैंने खरीदा आटा, क्या खरीदा भाई? आटा। कितना खरीदा? आटा। मैंने खरीदा आटा मान के चलिए 40 रुपया का। मैंने खरीदा तेल, मैंने मान के चलिए मैंने खरीदा तेल 20 रुपया का। ओके, तो मेरा अकॉर्डिंग मेरा पैसा कितना हो गया? तो 50 40 90 110 रुपया हो गया भाई। लेकिन दुकानदार क्या करती है ना, चीनी को लिख देता है भाई 2 बार। कितना लिख देता है? चीनी को 2 बार लिख देता है, आटा को लिखता है, फिर तेल को लिखता है। इस तरह से इसके बाद अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 160 रुपया आ जाता है। इसमें हमें क्या पता चलता है मेरे दोस्तों कि एक सामान को
उन्होंने 2 बार काउंट कर दिया। क्या मेरे भाई, एक समान को उन्होंने 2 बार काउंट कर दिया है। कैसे सर, तो देखिए यहां पे नजर दौड़ाइएगा थोड़ा सा। एक समान को 2 बार काउंट किया, इसी को मेरे दोस्तों दोहरी गणना कहती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, जब आप फाइनल एग्जाम देने के लिए घर से निकलोगे ना, हाँ ठीक है, तो उस समय पूछा जाएगा भाई। तो बताएंगे सर दोहरी गणना। ठीक है, एक समान को 2 बार गणना कर देना ही दोहरी गणना कहलाती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर मजा लग रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा भाई, लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है? तो बताएंगे सर लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते से 28 पे कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि लगान, मजदूर, लाभ, टैक्स, ये सब को शामिल किया जाता है, ना कि ये सब को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर नई अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी में अर्जित आय, विदेशी पर्यटक द्वारा देश में किया गया व्यय। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर डी। और नंबरिकल से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, तो नंबरिकल का भी लिए तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि नंबरिकल का क्वेश्चन आए एग्जाम पे छोड़कर चले आना, जी नहीं, नंबरिकल के क्वेश्चन को भी तबड़तोड़ तरीके से मुलाकात करेंगे भाई, डरना नहीं है। ठीक है, बस जुड़े रहना है। क्या करना है भाई, जुड़े रहना है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो बताएंगे सर पुरानी वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब आते हैं सर मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, पुरानी वस्तु किसे कहते हैं? ये आपके एग्जाम पे 3 मार्क्स का आएगा। कितना भाई, आपके फाइनल एग्जाम पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, जो मैं बेटर तरीके से डेफिनेशन दे चुका हूं ऑलरेडी एप्लीकेशन पे। राष्ट्रीय आय की मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की मापन विधि ना 3 तरह का विधि होती है भाई। क्या 3 तरह का विधि होती है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में कौन क्षेत्र शामिल रहता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रियाकलाप। जो नहीं दिया है हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित होती है? तृतीय क्षेत्र में, तीसरा क्षेत्र में अभी मैंने जस्ट बताया, खनन करना प्राथमिक क्रियाकलाप में, निर्माण करना द्वितीय क्रियाकलाप में, पशुपालन करना प्राथमिक क्रियाकलाप में, संचार करना ये तृतीय क्रियाकलाप है भाई, सेवा करना तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। ठीक है, चलिए सर आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए और क्लास को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 90 दिन की जंग होगी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, पैसा भी बहुत कम लग रहा है, एक बार आपको लगेगी 299 हो, ठीक है, 299 या 399 जो भी आपका फी है एक बार पे करना है, और सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएंगे। तो लेट किस बात की, जाए और डाउनलोड कीजिए ना जल्दी से। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है भाई? द्वितीय क्षेत्र में हमारा विनिर्माण शामिल भाई। क्या बताएंगे? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण। अब थोड़ा सा आते हैं सर कि विनिर्माण किसे कहते हैं, एक थोड़ा सा कंडीशन में आते हैं कि सर विनिर्माण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों विनिर्माण उसे कहते हैं जो एक सामान को टूटा हुआ है उसको फिर से रिपेयरिंग करना विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए मेरा घड़ी टूट गया है तो उसको हम लोग ले जाएंगे ना मैं किसी दुकान पे, तो यही कहलाता है विनिर्माण, ये द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होती है? तो भूमि, वन, लकड़ी काटना, खनन करना, उसके बाद कृषि करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, छोटा छोटा उद्योग, सब शामिल होती है कहां पे? तो बताएंगे सर सब शामिल होती है कहां पे मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से आपका सेट नंबर 2। सेट 3 के लिए कितना स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।